नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं रूस से आएगा मेरा दोस्त। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर में भारत दौरे पर आ सकते हैं और इस दौरे पर अगले दशक के लिए मिलिट्री टेक्निकल सहयोग समेत डिफेंस, इकोनॉमी, ट्रेड, साइंस और एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कई समझौते होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस सम्मेलन में पुतिन के भाग लेने के प्रबल आसार हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना महामारी के कारण इस सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा था। हाल ही में मॉस्को में भारत के राजदूत पद से रिटायर हुए डीबी वेंकटेश शर्मा ने रूसी एजेंसी को बताया था कि भारत और रूस सम्मेलन को लेकर सक्रियता से काम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम डिफेंस, इकोनॉमी, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में भी समझौते की उम्मीद कर रहे हैं और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले दशक 2021 से 2031 तक के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग की घोषणा की जाएगी। शर्मा ने आगे बताया कि हम S-400 जैसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम डील को पहले से ही काम कर रहे हैं। हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और इस प्रोग्राम के तहत 7 लाख AK-203 राइफल्स बनाने को लेकर भी काम कर रहे हैं। हम अतिरिक्त Su-30 MKI, MiG-29S और 400 और T-90 टैंक्स खरीदने जा रहे हैं। हाल ही के दिनों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत समेत कई मसलों पर बातचीत की। अफगानिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोल पेत्रुशेव और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इनसे मिले। भारत और रूस ने अफगानिस्तान के शासन को औपचारिक रूप से मान्यता देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने भारत ने अफगानिस्तान के मसले को लेकर मॉस्को फॉर्मेट बैठक में भाग लिया था और तालिबान प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आने वाले हैं। इकोनॉमी को लेकर, डिफेंस को लेकर, कई तरह की चीजों को लेकर यहाँ पर समझौते कर सकते हैं। दिसंबर में भारत आ सकते हैं और हमारे साथ दो मेहमान इस पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ राजन भारती जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आ रहे हैं और कई समझौते पर वो हस्ताक्षर कर सकते हैं। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, भारत और रूस के रिश्ते न केवल व्यापारिक रिश्ते या डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, सांस्कृतिक रिश्ते भी बहुत पुराने हैं, आज से नहीं। रही बात डिफेंसिव इक्विपमेंट और वो सब की, कि हमारे पास आज से बहुत पहले से हमारे पास रशियन इक्विपमेंट है, रशियन एयरक्राफ्ट हैं, T-90 पूरा हमारे पास ऑलरेडी मतलब रशिया से आया है। और आज के यदि परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें हमें दिखाई दे रहा था कि अब कई लोग इस तरह के लगा रहे थे कि भारत के जो है रशिया से संबंध जो है वो कमजोर हो रहे हैं, अमेरिका के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता होती है। कि जैसे कि शुरू से ही भारत कभी भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के उसमें नहीं रहा, ग्रुप में नहीं रहा। जैसे जब अमेरिका और रशिया का जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त भी हम नॉन अलाइंड, यानी कि हम बिल्कुल गुट निरपेक्ष, किसी से दोनों किसी भी से गुट में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज हमारे अमेरिका से भी उतने ही अच्छे संबंध हैं जितने रशिया के साथ हैं। और व्लादिमीर पुतिन का भारत आना एक ये अच्छा साइन है। इससे भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जिस तरह हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें उनसे जो टेक्नोलॉजी के मिलने की प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो संभावनाएं हैं, और भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और ये भारत, रशिया और अमेरिका का जो बैलेंस भारत के साथ होगा, उससे और दूसरे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी मजबूत होंगे। तो ये बहुत एक अच्छा साइन है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। और ये हमें उस तरह से देखना चाहिए कि देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति भी इंडिया विजिट करते हैं और अभी रशियन राष्ट्रपति भी भारत आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और भारत की राजनीति को, इंटरनेशनल राजनीति को एक मजबूती प्रदान करेगा। बिल्कुल। राजन जी, अगर आपसे जानना चाहें कि जिस तरीके से ये आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और उनसे भी कुछ समझौते पर यहाँ पर साइन हो सकते हैं, तो इससे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो प्रस्तावित भारत यात्रा है, ये भारत और रूस एक दूसरे के साझेदार रहे हैं। भारत के लिए रूस ने जो है कई बार सुरक्षा परिषद में वीटो किया है, लेकिन जिस तरह से
ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में भारत यूएस के तरफ भारत का जो झुकाव है, उस झुकाव के साथ रूस के साथ जो भारत के संबंध हैं वो सहज नहीं है। हम केवल कोई भी जो जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति है, अगर हमें कुछ खरीदारी करना है और हम एक पार्टिकुलर शॉप पे जाते हैं अपने गली के मोहल्ले में या अपने शहर के किसी हिस्से में, बिल्कुल, और जब हम वहां जाते हैं तो एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है उस दुकानदार के साथ। यदि हम कल को उसी बगल के किसी शॉप पे जो है उससे बेहतर बॉन्डिंग के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये जो पहले वाला दुकानदार है वो उधार देने में या उस तरह से वो व्यापार के साथ सहज नहीं रहेगा। रूस एक विचारधारा को जो है रिप्रेजेंट करता है। इंडिया एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ था, जिस विचारधारा का नाम था समाजवाद। हम और रूस जो जुड़ते थे वो समाजवाद के कारण जुड़ते थे, और हमारे संविधान में तो समाजवाद नहीं है, लेकिन जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय ही हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान समाजवाद में। फिर भी संविधान ने तय किया कि देश को किसी इज्म, किसी आइडिया, किसी विचारधारा के साथ नहीं बांधना है, और समाजवाद को सीधे जो है संविधान में हमने नहीं जोड़ा। बाद में जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने समाजवाद को संविधान में जोड़ दिया। लेकिन समाजवाद जब भारत के संविधान का हिस्सा सीधे नहीं था, तब भी भारत और रूस समाजवाद के नाम पे जुड़ते थे। आज जो है भारत जिस तरह खुल के पूंजीवाद के साथ चला गया है, उसमें रूस के साथ जो है पहले विश्वास बहाली करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है दो देशों के बीच के संबंध विश्वास बहाली के बिना आगे नहीं बढ़ते। तो हम रूस के अभी पाकिस्तान के साथ जिस तरह से रूस संबंध बेहतर कर रहा है, या रूस की घोषित पॉलिसी था कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान को भी हथियार बेचने को तैयार हो गया है। तो ये रूस की ओर से चेतावनी है, या हमें संबंध को ठीक करना होगा। अगर हम संबंध को सहज नहीं कर पाते उसके साथ, तो आने वाले समय में चाहे हम AK-47 बनाने की बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की बात है, या MiG की बात है, या सुखोई 30 MKI की बात है, आप भारत और रूस का अगर व्यापार भी देखेंगे, ट्रेड, तो रूस के फेवर में है। हम अप्रोक्स $7 बिलियन का इंडिया और रूस का ट्रेड है, उसमें हमारा फिर $2.6 बिलियन का ही हम रूस को माल बेच पाते, रेस्ट ऑफ जो है रूस इंपोर्ट कर रहा है। तो ट्रेड बैलेंस में रूस के फेवर में है। वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सारी बातें तभी होगी जब रूस के साथ हम अपने संबंध को सहज करेंगे, विश्वास बहाली करेंगे। बिल्कुल। अमरदीप सर, जिस तरीके से अभी राजेश जी ने कहा कि ये किस तरह का हो सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अभी जब हमारे संबंध जो है थोड़ा सा अमेरिका की तरफ बढ़े हैं और अमेरिका से हमें कुछ सपोर्ट मिलने की संभावना हुई है या मिली है, तो उससे हमें बहुत लोग ये सोचने लगे कि रशिया के साथ हमारे संबंध खराब हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इट इज ए गुड साइन, ये एक अच्छे संबंध का ही साइन है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं। रही बात कि वो पाकिस्तान को इक्विपमेंट दे रहा है, ठीक है। देखो, पाकिस्तान को यदि रशिया नहीं देगा तो अमेरिका देगा, अमेरिका नहीं देगा तो कोई दूसरा कंट्री देगा, फ्रांस देगा, है ना। तो ये तो हम किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि आप यदि इक्विपमेंट हमें दे रहे हैं तो पाकिस्तान को ना दीजिए, या वो उसका अपना इंटरनेशनल रिलेशन उस दूसरे देश के साथ भी किसी भी तरह का हो सकता है। अच्छा, जिस तरह अभी राजेश भारती जी ने बताया कि वो कि एक दुकानदार से हम पर्टिकुलर मतलब यदि सामान खरीद रहे हैं और दूसरे दुकानदार के पास जाने लगे तो पहले वाला दुकानदार ना, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। बिकॉज यदि आप बैलेंस बना के चल रहे हैं, यदि पूरे मार्केट से आप सामान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने वहां से ये क्यों लिया, आपकी चॉइस है। और इनफैक्ट ये होता भी है कि ऐसे दूसरा कोई पर्टिकुलर शॉपकीपर, या हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन को हम उस स्तर पर नहीं देखना चाहिए, बट यदि वो एग्जांपल के तौर पर बताया भी गया है तो मैं उसका भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में सभी के पास अलग अलग वैरायटी है। जो यदि हमने इक्विपमेंट की बात करें, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, जो रशियन इक्विपमेंट है वो डिफरेंट है, अमेरिकन इक्विपमेंट डिफरेंट है। तो हमें कुछ सामान अमेरिका से चाहिए जो हमें पसंद है, कुछ सामान हमें रशिया से चाहिए, कुछ अभी राफेल हमको फ्रांस से चाहिए। तो कहीं
है ना? तो आपको एक बैलेंस बनाना होता है और आपको भी वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री कि हम आज तक हम रशिया से खरीदते रहे तो हम रशिया से ही खरीदेंगे, क्योंकि कल को यदि कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है और किसी कारण से उस पर्टिकुलर कंट्री से हमारी कुछ मतभेद हो जाते हैं तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे फिर। तो मेरा कहने का पर्पस है कि वी हैव टू मेंटेन द रिलेशन विद different countries at different level and we should not get into this कि एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ ही हम रहेंगे या उससे हमारे संबंध ठीक नहीं है या हमारे उससे संबंध हो गए तो उससे नाराज हो गए। वी हैव टू मेक अ बैलेंस एंड इन दैट सिचुएशन एज ऑन डेट our Prime Minister Modi is very much capable enough to maintain good relation with all the countries. बिल्कुल। राजेश भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद क्रॉस करना चाह रहे थे आप। हमारे पैनलिस्ट हैं कर्नल साहब, वो इस बात को शायद जो है मोदी जी के प्रेम में भूल जाते रहे हैं कि जब तक अमेरिका जो है रूस के साथ समाजवादी धारा में जुड़े हुए थे तब तक अमेरिका कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या डिफेंस इक्विपमेंट भारत को नहीं दिया। इवन F-16 जो है 10 को पहले उसने पाकिस्तान को दिया। रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डिफेंस इक्विपमेंट जो है इनमी कंट्रीज को नहीं बेचा जाता यदि आपने फ्रेंडली कंट्री को बेचा है। ऐसी एक जो है कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है। फ्रांस यदि राफेल आपको दे रहा है तो वो पाकिस्तान को नहीं देगा, ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग होता है। तभी उसी अंडरस्टैंडिंग पे रूस का हम कहां से माल खरीदे, कहां से बेचे, अंतर्राष्ट्रीय मोदी जी इनफ कैपेबल है। वो सारी बातें जो है सामान्य रूप से तो ठीक लगता है, लेकिन डिफेंस का बाजार जो है, जब मैंने एक मोहल्ले के मार्केट की दुकान का एग्जाम्पल दिया था तो हम छोटी छोटी चीजें मोहल्ले में मार्केट में दूध खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं। यदि मान लीजिए हम मोहल्ले के किसी शॉप से ब्रेड ले रहे हैं और कल को बगल वाले से भी ब्रेड लेना शुरू कर दें तो वो सहजता नहीं रहती। ये रूस का भारत के साथ जो संबंध है, आज भी भारतीय सेना सारे मॉडर्नाइजेशन के बाद भी मोर देन 60% इक्विपमेंट हम रूस पे डिपेंड करते हैं। ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी हो सकती है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है कि हम रूस पे अपनी डिपेंडेंसी घटाएं और दूसरे देश। लेकिन वार टाइम सिचुएशन में जो है आपको वो देश जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं या जो सप्लाई चेन है वो कायम रहेगा। रूस ने ये बात कई बार प्रूव किया है। किसी नए देश के मामले में, जैसे अमेरिका के मामले में, जिस तरह का वहाँ लिबरल पॉलिसी है, जिस तरह से वहाँ गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के प्रेशर में काम करती है, यदि किसी वारलाइक सिचुएशन में उन्होंने आपको कोई भी अमेरिका का प्लेन या किसी तरह का इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उससे रिलेटेड जो है जरूरी सप्लाई न दे तो फिर तो आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। एक कंट्री जो रिलायबल है, जिसने कई बार सिद्ध किया है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि सबसे अधिक सुरक्षा परिषद में जिन मुद्दों पे वीटो किया गया, एक इजराइल का मुद्दा है जिस पर अमेरिका करता है और एक कश्मीर का मुद्दा है जिस पर रूस करता है। जिस देश ने भारत के साथ बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, उसके साथ पिछले 7 वर्षों में जो संबंध खराब किए गए हैं, यह जो है कूटनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह बता रहा है कि वर्तमान सरकार बेहतर समझ नहीं रखती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। यदि अमेरिका के साथ संबंध बेहतर भी किया गया तो रूस के साथ आज संबंध इस स्थिति में क्यों पहुंचे? सवाल यह है या नहीं है? बिल्कुल। अमरदीप सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये भी कहा गया। ये कहना गलत है कि हमारे रूस के साथ संबंध खराब हो गए। खराब होते तो व्लादिमीर पुतिन जो है भारत आते ही क्यों? ऐसा क्यों? कोई जरूरी तो नहीं है उनका आना। और रही बात कि वो पाकिस्तान को इक्विपमेंट देने का वादा किया है, तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस बिकॉज इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। और यदि आप देखिए, हमारे जब रशिया से हमारी टोटल डिपेंडेंसी की और रशिया ने प्रूव किया, ये देयर इज नो डाउट रशिया इज अ रिलायबल एलाई ऑफ इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमारे अमेरिका के साथ तो वो संबंध नहीं थे ना। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमेरिका ने उस वक्त इंडिया को अपने शिप वगैरह भेजने का प्लान किया था। वो ठीक है कि रशिया ने उसको काउंटर किया,
लेकिन यदि आज हमारे अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं और रशिया के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं, जापान के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं, फ्रांस के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे अच्छे संबंध होते हैं, तो दैट विल बी ए बेटर सिचुएशन देन टू हैव ए रिलेशनशिप और वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद वन कंट्री। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में पुतिन भाग ले सकते हैं, तो ये शिखर सम्मेलन क्या है? द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में किस तरीके की चीजें हो सकती हैं? देखिए, एक तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो मेक इन इंडिया का प्लान है, उसमें हम जो AK-203 का हमारा जो ड्रीम है, और हम चाहते हैं कि जो इंडिया के जो वेपन सिस्टम है वो हम इंडिया में ही बनाएं, तो उसमें हमारी बहुत अच्छी डील हो सकती है। जो हमारा मिसाइल सिस्टम S-400 जो हम रशिया से खरीद रहे हैं, उसके ऊपर और फर्दर मतलब नेगोशिएशन हो सकती है, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सुखोई एयरक्राफ्ट जो मार्क 1 है, उससे भी आगे हम बढ़ सकते हैं इक्विपमेंट, और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्लान हो सकता है, क्योंकि इंडिया का प्लान है कि हम ये सब इक्विपमेंट नॉट ओनली परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज बट हम उनको अपने यहाँ भी बनाएं। तो आफ्टर सर्टेन इम्पोर्ट वी स्टार्ट मेकिंग दिस इक्विपमेंट इन आवर कंट्री। तो ये एक अच्छा साइन है और इसमें हम सफल भी होंगे, ऐसा नहीं है। और रशिया के साथ हमारे ना संबंध खराब थे ना कभी हुए हैं। ठीक है, वो उतार चढ़ाव चलता रहता है कि वो पाकिस्तान को इक्विपमेंट देते हैं, सो व्हाट, हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। अरे अमेरिका के भी तो अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान के इक्विपमेंट बेचे और अभी भी बेच रहे हैं, अभी दे रहे हैं। वो तो भाई देखिए, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट, दुकान खोल के सब बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी ने खरीदना ही है। तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस कि अब आप किसी पे ये फाउंडेशन लगा भी नहीं सकते कि आपने हमें इक्विपमेंट दिया है तो आप उन्हें न दीजिए, और ना हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और इट इज द मैन बिहाइंड द एयरक्राफ्ट, मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। देखिए, जो अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारी झड़प हुई थी, तो हमारे पुराने से जहाज ने अमेरिका वाला जो जहाज था F-16 उसको गिरा दिया ना, इतना एडवांस एयरक्राफ्ट को हमारे एक पुराने टेक्नोलॉजी पुराने एक एयरक्राफ्ट ने उसको में गिरा दिया। तो दैट इज इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि ठीक है वो अमेरिका उसको दे रहा है या रशिया उसको दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, और इट्स अ वेरी गुड साइन कि रशियन राष्ट्रपति जो है वो भारत आ रहे हैं, और इससे हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे। राजेश जी, कई समझौते पर व्लादिमीर पुतिन जो है वो साइन कर सकते हैं, उसमें ट्रेड भी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, तो ये भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? मैं एक मिनट शिखर सम्मेलन पे भी एक बात रखना चाह रहा हूँ। जो ये शिखर सम्मेलन है, इसका इस्तेमाल रूस के साथ जो संबंध है उसको सहज करने में, और जो एक टेंशन दिख रहा है संबंधों में, वो ईज डाउन करना चाहिए। क्योंकि जो खरीदारी है, समझौते हैं, वो करने के लिए नीचे की पूरी मिनिस्ट्रियल टीम होती है, ब्यूरोक्रेसी टीम होती है, दोनों तरफ, हमारे देश में भी है और हर देश में ऐसा होता है। तो उस दोनों देश के लोग, ये ब्यूरोक्रेसी की टीम, मिनिस्ट्रियल टीम, आपस में डायलॉग करके खरीद बेच के समझौते कर सकते हैं। एक जो कोडाई कुनाल में जो हम न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं, तो वहाँ भी जो है उसका एक्सपेंशन रुका पड़ा है, रूस से कुछ जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो उसने वादा किया था या जो पहले मिलता रहा था। तो इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल उन समझौतों पे जो करना चाहिए कि रूस के साथ संबंध बहाली हो, या अगले 20 वर्षों के लिए जो रूस के साथ हम दोस्ती के संबंधों को कुछ सालों के लिए बढ़ाते रहे, एक्सटेंड करते रहे, ऐसे कि पुराने समझौते को अगले 20-30 वर्षों के लिए पुनः आगे बढ़ाया जाए, और वह जो है भारत और रूस के बीच बेहतर संबंध हो। दोस्ती का संबंध फिर से पहले वाली स्थिति नहीं बन सकती है, तो भी जहां तक संभव हो उस दिशा में हम कदम बढ़ाएं, और चाहे कोडाई कुनाल प्रोजेक्ट को लेकर हो या सुखोई को लेके हो या AK-47 को लेकर, ये काम जो है हमारे मिनिस्ट्रियल टीम और ब्यूरोक्रेसी की टीम और आर्मी की भी अपनी जो होती है टीम होती है जो खरीद और बाकी चीजों के लिए समझौते और बातचीत करते हैं, तो उस लेवल पे हम कर ले। बिल्कुल। बाकी सवाल मेरा आपसे यही था कि कई समझौते पर पुतिन साइन कर सकते हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है, कितने फायदेमंद हो सकते हैं भारत को लेकर? देखिए, रूस के साथ जो भी समझौता होता है वो भारत के तो हित में होगा, क्योंकि रूस हमें जो भी तकनीक अभी तक देता रहा है उसकी कीमत
एक तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत कम होता है। इसलिए डिफेंस को लेके हो, इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, साइंस के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में हमें अधिक से अधिक समझौते की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जैसे कुछ चीजें हैं, भारत जो है स्पेस मिशन को लेके भारत बहुत इच्छुक है और हम दुनिया में एक स्पेस पावर बनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में पहला स्पेस स्टेशन रूस ने लगाया था। तो स्पेस टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रूस जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से आज भी, अब अमेरिका के पास जो है अब जाके नासा वो इक्विपमेंट बना पाई है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सके। लेकिन रूस ये काम जो है दशकों से करता रहा है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत का एक फ्यूचर एजेंडा है कि हम स्पेस पावर बने, उसमें रूस के साथ बेहतर संबंध या बेहतर समझौतों की दिशा में यदि हमारी सरकार ने तैयारी की हो और उस दिशा में कोई पहल हो और दोनों देश के बीच समझौता हो, तो ये भारत के लिए जो है बड़ी उपलब्धि होगी और दुनिया के स्पेस पावर बनने में जो है हमारा रास्ता, हमारा सफर थोड़ा और आसान हो जाए। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर बात की जाए बातचीत के मसलों की, तो रूस और भारत के बीच में अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत समेत कई मसलों पर बातचीत हुई है। देखिए, रशिया जो है पहले भी क्या नाम है, अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड रहे हैं। बीच में अमेरिका आ गया, अभी चाइना है। लेकिन जिस तरह जो अफगानिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी रशिया का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बीच में ऐसा लगा था कि रशिया is supporting Taliban, whereas India is not supporting. But actually, Russia is not supporting Taliban at all. उस क्षेत्र में भी भारत के साथ अच्छे जो टॉक्स होके और उस क्षेत्र में भी बात हो सकती है कि रशिया तो कहीं तालिबान को सपोर्ट नहीं करे, बिकॉज जो तालिबान है या अफगानिस्तान है, इट इज बिकम यू कैन से कि रशिया और अमेरिका के बीच का एक वो बन गया कि यदि अमेरिका वहां पे करता है तो रशिया दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, रशिया वहां पर करता है तो अमेरिका तालिबान को सपोर्ट करता है। इंडिया कैन एक्ट एज ए ब्रिज एंड इस क्षेत्र में वो शांति स्थापित करने में भारत एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। अमेरिका और रशिया के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है, जिससे न केवल हमारे क्षेत्र को या भारत के इस क्षेत्र को फायदा होगा, बल्कि पूरे विश्व को एक फायदा होगा। बिकॉज रशिया और अमेरिका दोनों अपने आप में बड़ी पावर्स हैं और यदि इन दोनों में तनातनी होती है तो पूरे विश्व में तनातनी होती है और उसके कारण से लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टेक्स प्लेस। तो यदि अमेरिका और रशिया के बीच में भारत एक ब्रिज की तरह काम करे और एक जो है पीसफुल एटमॉस्फेयर बने, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द होल वर्ल्ड। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने ली और आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में वो भाग लेने के लिए दिसंबर में भारत के दौरे पर आ सकते हैं और इस दौरे पर अगले दशक के लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी समेत डिफेंस, इकोनॉमी, ट्रेड, साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर कई समझौते होने की संभावना है। और इस पूरी चर्चा में हमने यही जानने की कोशिश की कितने फायदेमंद हो सकते हैं। तो वाकई में अगर इन तरफ भारत बढ़ता है और इन समझौतों को करता है तो भारत के लिए ये आने वाले भविष्य में काफी फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।